रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। दोस्तों हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मन की आंखों से देखी जाती है। इस स्थूल नेत्रों से देखते हुए भी हम उन बातों को नहीं समझ पाते हैं जो हमारी मन की आंखें समझते हैं। ऐसे ही कुछ अनुभवों के साथ और ऐसे ही कुछ अनुभव रखने वाली व्यक्तित्व के साथ आज हम बातचीत करेंगे। दोस्तों आज हमारे साथ एक नए पुराने साथी जुड़े हुए हैं। आपका नाम है शिव कुमार और आप बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रबंधक हैं, राजभाषा अधिकारी भी हैं। दोस्तों मैंने नए पुराने साथी इसलिए कहा है, वो रेडियो मधुबन के बहुत पुराने श्रोता हैं और आज आप सभी के साथ रूबरू करेंगे। हमारे जो आज का मेहमान है, हमारा साथी हैं शिव कुमार जी। आप नेशनल चेस प्लेयर भी हैं और अपनी रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके साथ साथ आप पीएचडी भी कर रहे हैं। तो बहुत सारी विशेषताएं और बहुत सारी बातें छुपी हुई है उनके अंदर। आज उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं, कुछ नई बातें सीखने की कोशिश करते हैं। शिव कुमार जी, आपको रेडियो मधुबन में और मन की आंखों से इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम रेडियो मधुबन के श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार, अभिवादन और दीपोत्सव की अनंत अनंत शुभकामनाएं और छठ पूजा की भी शुभकामनाएं। शिव कुमार जी, आज हमें बहुत खुशी है कि आपसे हम बात कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि आप हिंदी साहित्य में पीएचडी कर रहे हैं। तो जीवन के बहुत सारे ऐसे पहलू या अनुभव होते हैं जो एक रिसर्चर का हो या फिर फिलॉसफी से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो बहुत ही गहराई से जीवन को समझते हैं। और खास करके आप साहिद लुधियानवी जी के साहित्य के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप एक गीत या कविता से आप अपनी अनुभव को शुरू करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और जैसा आपने अनुरोध किया है तो मैं साहिर साहब का एक गीत है, उसका 2 पंक्तियां ही आपको सुनाऊंगा जी। कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी रवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। तो देखिए साहिर साहब के इस गीत से, इन पंक्तियों से ही स्पष्ट हो जाता है कि हमें अपने वर्तमान में जीना है, वर्तमान के साथ जीना है। हमें भूत को पीछे छोड़ देना है और भविष्य की चिंता नहीं करनी। वर्तमान में यदि हम जिएंगे तो हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे। हमारे संत लोग भी यही कहते हैं कि हम वर्तमान में जिएं। तो यही है। और सबसे पहले तो मैं विशेष रूप से रेडियो मधुबन का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मुझे ये अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप लोगों को सुनता था और आज आपसे बात हो रही है कृष्णा मैम। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा ये है, बहुत बड़ा अवसर है कि एक रेडियो पर मेरा साक्षात्कार, और रेडियो मधुबन पर जो कि हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों के माध्यम से और बाकी हमारा जो ब्रह्म कुमारी उसके माध्यम से जनसेवा कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। तो मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जी के भी चरणों में नमन करता हूँ रेडियो मधुबन के माध्यम से। और जी मैम आप। जी शिव कुमार जी, हम थोड़ा सा आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं कि आप कहाँ पर जन्मे हैं और आपकी फैमिली के बारे में, कैसे आपकी परवरिश हुई, आपके स्कूल जाने का वो यादें, ये सभी जानना चाहते हैं। जी मैडम, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से। और मेरे पिताजी जो हैं वो रेलवे में एक छोटी सी नौकरी करते थे और अभी वो सेवानिवृत्त हैं। माताजी मेरी गृहिणी हैं और घर में हम लोग 2 भाई और 1 बहन है। मेरा जन्म सन 1991 को 22 जुलाई सन 1991 को मध्य प्रदेश में एक गांव है कीरथगढ़, जो कि होशंगाबाद जिले में पड़ता है। तो वहाँ पर मेरा जन्म हुआ और जब जन्म हुआ तब तो सब लोग खुश थे कि हाँ, हमारे घर में एक और किलकारी गुंजी है। सब लोग प्रसन्नचित्त थे। लेकिन जब 5-10 दिन हो गया और आंखें हमारी मूवमेंट नहीं कर रही थी, तब फिर थोड़ा सा सब सोच में पड़ गए, चिंता में पड़ गए कि ये कैसे बच्चा जो है देख नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है।
तब थोड़ा सा चिंताएं बढ़ी माता पिता की, और उन्होंने जो आसपास के जो लोग थे, रिश्तेदार थे, उन लोगों से बातचीत की और फिर डॉक्टर को दिखाना शुरू किया। जब मैं 10 दिन का था तभी उन्होंने मुझे इधर उधर दिखाना शुरू किया। तो वहाँ पे एक इटारसी एक जगह है, तो वहाँ पर एक डॉक्टर आते थे भोपाल से, तो उन्होंने चेकअप वगैरह किया और बतलाया कि ये बच्चा जो है देख नहीं सकता है, और चूंकि जन्म से है तो इसका, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है। यदि रोशनी आती है तो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना ही कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि रोशनी आएगी तो उम्र के साथ बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती, बट आप ये मान के चले कि 99% इसे नहीं दिखाई देगा। तो जब तो और फिर टेंशन में सब लोग कि अब कैसे, तो फिर तरह तरह की बातें भी हुई कि इसको कैसे क्या करना चाहिए या फिर कहीं, लेकिन हमारे पिताजी जो थे वो बोले कि नहीं, जैसा भी हो हम इस बच्चे को पालेंगे, इसकी परवरिश करेंगे। और फिर उन्हीं डॉक्टर के संपर्क में हम थे, तो उन्होंने बतलाया कि जो दृष्टि दिव्यांग होते हैं वो पढ़ाई भी करते हैं और अच्छी अच्छी जगह पर जॉब भी करते हैं। तो उन्हीं ने हमें मोटिवेट किया, और पिताजी ने, जब मैं 3.5 साल का था तभी मुझे एक हॉस्टल में डाल दिया था पढ़ने के लिए, जो कि SRCB, स्कूल रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर द ब्लाइंड, पाढ़र, ये बैतूल जिले में ये स्कूल पड़ता है। तो वहाँ पर मुझे इन्होंने डाल दिया और फिर वहाँ से मेरी शिक्षा प्रारंभ हुई। तो वहाँ पर हॉस्टल का माहौल था, सब अपने ही जैसे लोग थे, सभी दृष्टि दिव्यांग। तो वहाँ पर हमें सारी एक्टिविटी, एक एक एक्टिविटी सिखाई गई, डेली लिविंग एक्टिविटी, साथ में पढ़ाई भी, ब्रेल भी हम वहाँ पर सीखे, और वहाँ पे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और दूसरा ये था कि जब आप हॉस्टल में रहते हैं तो आप खेलते भी हैं, सारी चीज़ें आपकी होती है, दोस्त मित्र आपके बनते हैं। और एक चीज़ खास बात ये रही मेरे साथ कि अधिकतर लोग जो हैं, अधिकतर दिव्यांग बच्चे, वो विशेष एजुकेशन, विशेष शिक्षा के तहत पढ़ाई करते हैं 1ली से 5वीं तक, लेकिन मैंने केवल 1 साल ही जो है ब्रेल वगैरह सीखा, और उसके बाद इंटीग्रेटेड एजुकेशन, समेकित शिक्षा के तहत पढ़ाई करी, यानी सामान्य बच्चों के साथ कक्षा 1 से लेके जो भी मेरी कॉलेज तक की जो भी शिक्षाएं हुई हैं वो सभी समेकित शिक्षा के तहत हुई हैं, सामान्य बच्चों के साथ में। तो जब आप सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं, क्योंकि जब आप खेलने जाओगे तो बच्चे लोग आपको खेलने से मना करेंगे आपके साथ में कि आपको लग जाएगा, आपको दिक्कतें होगी, यानी तरह तरह की बातें होती हैं, पढ़ाने के लिए भी थोड़ा सा। लेकिन फिर भी हम जिद करते थे, खेलते थे उनके साथ में, उनके साथ पढ़ते थे। तो वहाँ से एक तो सामान्य लोगों के साथ दोस्ती का दायरा बढ़ा, और कई यानी जो सीमाएं थी वो लंबी होती चली गई, यानी ऐसा नहीं कि हम केवल एक इसमें बंध के रह गए, ऐसा नहीं था। तो स्कूल के भी अनुभव काफ़ी अच्छे रहे मेरे साथ, नए नए दोस्त, और आज भी मेरे बहुत सारे सामान्य दोस्त लोग हैं। और कुमार जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहती हूँ और एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा कि बच्चों के पास जब आप खेलने जाते हैं तो वो मना करते थे, आप गिर जाओगे, लग जाएगा, फिर भी आपने दोस्ती बनाई और उनसे आगे बढ़े, तो कैसे आप कन्विंस करते थे उनको? जी देखिए, उनको हम ऐसे कन्विंस करते थे कि हम बोलते थे आप हमारे साथ रहो। जैसे हम लोग पकड़म पकड़ाई खेलते थे, तो होता ये था कि वो लोग जैसे एक हमारे मित्र थे, तो वो ऐसे भागते थे और हमको बोलते थे छुओ छुओ, तो कुछ लोग हमारी ऐसे मजे भी लेते थे, तो हम उनको थोड़ा पकड़ने की कोशिश करते थे, और कभी कभी चालाकी से भी पकड़ते थे। वो सामने भाग रहा है, हम एकदम से रुक जाते थे, तो वो पास में आते थे, तो हम लोग उनको दूसरे तरीके से ऐसा एकदम दोनों तरफ से हाथ को घुमाते हुए पकड़ लेते थे। तो इस तरीके से ऐसा खेलते थे, है ना। और बाकी फिर जो ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे से खेल होते हैं, जैसे जिसको हम बैठ कर खेल सकते हैं, जैसे स्कूल में होता है ना कि जब हम लोग 1ली-2री क्लास में होते हैं तो खेलते हैं कौवा उड़, चिड़िया उड़, तो इस तरीके के खेल हम उनके साथ खेला करते थे। तो ऐसा धीरे धीरे करके, और उस समय मुझे हल्का विजन आ भी गया था, तो उतनी मुझे दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि हल्का विजन मुझे आ गया था शुरू में। तो जैसा मैंने कहा था आपको कि डॉक्टर ने कह दिया था कि भाई आपको कुछ भी 99% संभावना नहीं है, लेकिन उस समय मेरा विजन थोड़ा थोड़ा उम्र के साथ में बढ़ने लगा था। तो अब और बाकी जो, जब हम जहाँ हॉस्टल में थे तो वहाँ पे कुछ बच्चे, कुछ के काफ़ी सारे बच्चे पूर्णतः दृष्टिबाधित थे उस समय भी। तो एक थोड़ा सा होता है मन में कि हाँ यार, हमको थोड़ा दिखता है, तो थोड़ा उन लोगों की हम मदद भी करते थे और चीज़ें देखने का प्रयास करते थे। तो
इस तरह से बच्चों के साथ मेरा सामंजस्य स्थापित हुआ। और फिर पढ़ने की बात थी, तो पढ़ने में भी क्या होता था कि जैसे मान लीजिए हम कुछ पढ़ रहे हैं अपने किताब में, प्रिंटेड बुक में, तो वो वहाँ पे कुछ कुछ अक्षर ऐसे बारीक अक्षर होते थे, तो फिर पूछना पड़ता था, साइटेड लोगों की हेल्प लेनी पड़ती थी। तो वहाँ पे वो लोग बताते थे। तो ऐसा धीरे धीरे करके ऐसा पढ़ाई, खेल और इस तरह से उनसे दोस्ती बनती गई हमारी। फिर आगे चल के और होता यह था कि जब प्रिंट देखने की आदत थी तो हम ब्रेल को भी देखने की कोशिश किया करते थे। और ब्रेल को देखने का परिणाम ये हुआ कि जो रोशनी हमें आई थी, थोड़ी बहुत जो रोशनी थी, वो भी धीरे धीरे करके विलुप्त हो गई। और कक्षा 5-6 आते आते पूर्णतः रोशनी जो है वो चली गई हमारी। और फिर थोड़ी दिक्कतें हुई क्योंकि चलना होता था, तो फिर थोड़ा सा मोबिलिटी उस समय थोड़ी कमज़ोर थी क्योंकि देखने की आदत थी। तो लेकिन फिर बाकी जो हमारे और भी दिव्यांग साथी थे वो लोग भी सपोर्ट करते थे, क्योंकि जब हमें दिखता था तो हम उनका सपोर्ट करते थे, फिर वो हमारा सपोर्ट करने लगे। ऐसे एक दूसरे के सहयोग से हम लोग मैंने सारी चीज़ें सीखी, मोबिलिटी सीखी। और फिर ब्रेल जो है उसे छू छू करके पढ़ना शुरू किया। तो यही सब रहा। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगा सभी साथियों से कि जिन्हें थोड़ा बहुत दिखता है और वो यदि ब्रेल से पढ़ते हैं, हालांकि दृष्टि दिव्यांग को तो सभी को ब्रेल आती ही होगी और ब्रेल वो लोग सीखते हैं, तो ब्रेल से ही पढ़ना उनको चाहिए। तो मैं आप सभी से एक अनुरोध भी करूंगा कि भले आपको कितना भी विजन हो, लेकिन जब आप ब्रेल लिपि पढ़ते हैं तो उसको छू करके उंगलियों के माध्यम से ही पढ़ें। क्योंकि मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं। एक तो मैं स्वयं हूँ जिसने कि ब्रेल देख करके पढ़ी, बहुत बारीक बारीक उसके दाने होते हैं, तो देखने में बहुत परेशानी होती है, आँख से पानी भी निकलता था और फिर भी हम देखते थे। तो उसी का परिणाम है कि रोशनी जो है पूरी तरह से चली गई। तो सभी साथियों से मेरा यही अनुरोध होगा, जो अभी बच्चे भी यदि सुनते होंगे इस रेडियो मधुबन को, तो वो भी ये चीज़ को गांठ बांध लें कि आपको ब्रेल छू कर ही पढ़ना है, चाहे आपको कितना भी विजन हो। फिर उसके बाद में रोशनी चली गई, फिर ब्रेल छू छू के पढ़ने का। और थोड़ा क्या हम शरारती भी थे, कुछ भी चीज़ सीखने का भी हमको बहुत रुचि रहती है कि कुछ सीखा जाए। तो जब हम 11th क्लास में थे तब हमने कंप्यूटर भी सीख लिया था, और उस समय तो हमारे पास जॉस वगैरह कुछ नहीं था, तो भी बस कीबोर्ड याद करना। कीबोर्ड को हमारे एक सर थे, गगन कुजूर सर, उन्होंने 15 दिन में पूरा कीबोर्ड हमें रटा दिया था। और उस समय विंडो XP चलता था, तो उसमें भी उन्होंने एक एक चीज़ें हमें जैसे बता दी कि आप 7 बार डाउन डाउन एरो करोगे तो आपका प्रोग्राम आएगा, फिर आप राइट एरो करोगे तो आप एक्सेसरीज में जाओगे, फिर उसके बाद आप 3 बार डाउन करोगे तो वर्ड पैड खुलेगा। तो इस तरीके से उन्होंने सारा कंप्यूटर हमें ऐसा रटा दिया था। तो उसमें भी हमें मज़ा आता था कंप्यूटर सीखने में। फिर 1 साल हमने बगैर जॉस के ही टाइपिंग करना, और सर ने कुछ शॉर्टकट कीज़ वगैरह हमें बताई थी तो वो सीखे। फिर लास्ट में जॉस आया, हमारी क्लास लगभग 2-3 महीने बचे होंगे उस समय जॉस आया एक कंप्यूटर में। तो फिर उसके बाद जॉस पर भी हमको ट्रेनिंग दी गई और तब हमने कंप्यूटर सीखा। तो इस तरीके से रहा। बाकी स्कूल में स्कूल जब हमारा कंप्लीट हुआ स्कूल भी, और हमेशा मेरे साथ एक चीज़ रही है कि हमेशा प्रथम श्रेणी में ही मैं उत्तीर्ण रहा हूँ, कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं, 5वीं, 8वीं। तो ये एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड मेरा रहा है। इसके अलावा जब कॉलेज में गए तो कॉलेज में भी सामान्य दोस्तों के साथ ही हमने पढ़ाई करी। दृष्टि दिव्यांग भी थे उस समय, लेकिन 2 या 3 लोग ही हम लोग थे कॉलेज में मेरी क्लास में, और बाकी सब सामान्य थे। तो कॉलेज में भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। और जब स्नातकोत्तर हुआ मेरा, तो कॉलेज लेवल पे मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, और एक कॉलेज का एक पदक होता है जयवंती पदक, उससे भी मुझे सम्मानित किया गया। तो ये भी एक मेरे लिए अच्छा था, सामान्य बच्चों के बीच में टॉप किया। जो शिव कुमार जी, आपने कॉलेज कहाँ से पढ़ाई किया है? मैडम, मैंने कॉलेज जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल का ही डिस्ट्रिक्ट कॉलेज है, तो अच्छा। यहाँ पर मैंने पढ़ाई की है। और जो मेरा स्कूलिंग हुआ है वो पाढ़र में ही हुआ है। जी, कॉलेज में जो आपको एडमिशन मिला वो आसानी से मिल गया? हाँ मैडम, कॉलेज में मुझे मिल गया था एडमिशन आसानी से, क्योंकि और भी जो हमारे सीनियर लोग भी जो थे वो भी वहाँ पर पढ़ते थे, तो इसी वजह से कोई दिक्कत उतनी हुई नहीं मुझे एडमिशन लेने में, क्योंकि थोड़ी जागरूकता थी। बस ये है कि संख्या कम होती थी दिव्यांगों की, तो कोई उतना जैसे दिक्कत तो नहीं हुई मैम। ओके, तो आपने कभी बाहर जाके अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने की भी सोचा नहीं? मैडम, उस समय चूंकि जानकारी का अभाव था तो नहीं सोचे हम लोग।
और बस एक बार डीएड के लिए हम इंदौर गए थे, लेकिन वहाँ पे 4 सीट थी, ये सॉरी हम लोग 4 लोग गए थे और 1 सीट थी वहाँ पे। तो एक हमारे मित्र हैं, उनका हुआ और उन्होंने एमपी में भी टॉप किया था, तो उनको परसेंट बेस पे ही ले लिया गया। तो फिर हमने बैतूल में ही अपनी शिक्षा पूर्ण की मैम जी। और जब मैं पीजी में ही था तभी हमारे जो गाइड हैं डॉक्टर खेमराज मगरदे सर, जो कि विभागाध्यक्ष भी थे उस समय हिंदी विभाग के, तो उन्होंने ही हमें चुन लिया था कि हम आपको पीएचडी कराएंगे। जब हम सेकेंड सेम में थे तो वो इतने प्रभावित हो गए थे हमसे कि उन्होंने खुद से आगे से बोला था कि बेटा हम आपको पीएचडी कराएंगे और आप बताओ अपनी रुचि किसमें है कि आप किसमें पीएचडी करना चाहोगे, क्या आपको पसंद है। तो फिर उन्होंने बताया कि गाने वगैरह सुनते हैं, तो बोले चलो हम आपको पहले उन्होंने मजनू सुल्तानपुरी कहा, साहिर लुधियानवी कहा, तो बोले 2 में से किसी एक पर हम आपको करवाएंगे पीएचडी। तो फिर हमने कहा साहिर साहब को हम चुनते हैं। तो फिर जी हाँ, और इसी दौरान में जब हम स्नातक यानी कॉलेज कर रहे थे जी। और बल्कि स्कूल में थे तब से ही चेस का भी मुझे शौक था। तो अच्छा, चेस में जाने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो साहिल जी के प्रति आपका जो प्यार है वो कब और कैसे जागृत हुआ? असल में साहिर साहब का जो है ना एक फिर सुबह होगी करके एक उनका वो है, तो साहिर साहब में मैंने देखा कि आशावादी थे वो, और किसी भी चीज के लिए वो जैसे उनका ये था कि वो हमेशा आशान्वित रहते थे। ऐसा नहीं कि बस निराश होकर बैठ गए, है ना, ये काम उनका नहीं था। जो जहां तक मैं उनको पढ़ा, और उनके गाने तो सुनते ही रहते थे, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा लगा। और कुछ मेरी भी प्रवृत्ति ऐसी है कि मैं भी कोई भी काम को भले मुझसे ना हो, लेकिन मैं आशा उम्मीद कभी नहीं छोड़ता हूँ कि कभी तो होगा। जैसे साहिर साहब भी कहते हैं ना कि ये दुख के बादल छटेंगे, सुख के घटाएं आएगी, इस तरीके से जो है, तो वो चीज मुझे प्रेरित की। और साहिर साहब ने काफी सारे विषयों पर लिखा है, तो इसलिए मुझे ज्यादा प्रिय थे जी। सबसे पहली बात है कि वो आशावादी है और उनकी रचनाओं से आपको एक उमंग उत्साह मिलता है। जी हाँ। तो उनकी जो रचनाएं हैं या गाने हैं, उसमें से कौन सी सबसे पसंदीदा और सबसे पहला आपने क्या सुना था? एक उनका भजन था, तोरा मन दर्पण कहलाए जी। तो ये मैंने सुना था। वैसे तो उनके गाने भी सुने थे, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि भाई ये साहिर साहब ने लिखा है। ओके। बट फिर जब गाने सुने तो फिर बताया, फिर लोगों ने भी बताया कि भाई जैसे ये है। मैं एक बार एफएम सुन रहा था तो उसमें भी फिर मुझे पता चला। तो इस तरीके से मुझे जैसे उनके प्रति थोड़ा ये हर क्षेत्र में, और एक तो साहिर साहब जो है मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और फिर भी उन्होंने इतना अच्छा भजन लिखा। तो एक उनका सांप्रदायिक जैसे सद्भावना भी आप देखेंगे कि उनके इसमें मुस्लिम होते हुए भी इतने अच्छे टॉप भजन उन्होंने लिखे हैं। तो ये मैडम अपने आप में एक होता है ना कि आप अपने इससे बाहर निकल के दूसरों को भी जैसे महत्व देते हैं, दूसरों को समझते हैं, है ना जी। तो ये चीज है। जी हाँ, जैसे उनका एक था कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, है ना। तो ये देखिए कि हमको सबसे पहले हमारा जो धर्म है वो क्या है, इंसानियत है। तो हमको इस पर काम करना चाहिए, ना कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब बातों में उलझे रहें। तो यही सब चीजें जो है मुझे साहिर की तरफ खींच लाई। क्या उम्र थी जब आपको इनसे प्यार हो गया? उम्र तो मैम यही रही होगी 21-22 के आसपास। वैसे तो गाने तो खैर सुनते थे, लेकिन वही है ना कि थोड़ा गहराई से सोचना, जब कॉलेज में हम आए, है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा उनके प्रति लगाव हुआ, उन बातों को समझने लगे, सोचने लगे। जी हाँ, जी हाँ। साहिर साहब का गाना भी ना कि वो जैसे अब कॉलेज में होते हैं तो थोड़ा सा दोस्ती यारी सब बढ़ती जाती है ना। तो उनका एक है ना कि तुम्हें हक है कि तुम मुझे प्यार करे या ना करे, है ना, ये भी एक उनका गाना था। तो वो भी जैसे थोड़ा सा लगता है ना। तो ये सारी चीजें भी है, खैर उन सब चीजों पे नहीं जाएंगे हम, है ना। जी जी। तो आप गुनगुनाते भी हैं? नहीं मैडम, मैं गुनगुनाता तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे शायद मैं माता सरस्वती की इतनी सेवा नहीं कर पाया तो इसीलिए गुनगुनाऊंगा नहीं मैम। गीत गाने से ही सरस्वती माँ की सेवा नहीं वो तो है मैम। मैंने बहुत कोशिश की। इवन मैंने म्यूजिक से मैंने बीए भी किया हुआ है ना, लेकिन बहुत कोशिश की मैम, पर ये शायद मेरी कमजोरी है, जो भी रहा हो ना। इसके लिए मैंने और मेरे जो शिक्षक हैं, मेरे मित्र हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत इसके लिए प्रोत्साहित भी किया, हमेशा मेरी मदद भी करते थे।
बट शायद जो भी ईश्वर को मंजूर रहा हो ना, तो गाने में थोड़ा सा मुझे तकलीफ होने लगती है। जैसे मैं कोशिश भी करता हूँ ना, तो गला जो है वो काफ़ी हमें दिक्कत करता है। और मैं 9th-10th में भी म्यूजिक से पढ़ा, बीए भी म्यूजिक में किया, लेकिन बहुत दिक्कत होती थी। जी हाँ। तो बस ये है कि ऐसे नॉर्मली गुनगुनाते हैं, लेकिन जैसे लोग बात सुनेंगे तो वो उनको सही नहीं लगेगा, है ना। वैसे तो अकेले में गाना तो सभी के जीवन का एक अहम हिस्सा होता है ना। व्यक्ति गुनगुनाता तो जरूर है ना। जी लेकिन वही है ना कि उतना अच्छा वो नहीं है जैसे, है ना। जी। बाकी गाने तो मैडम हमेशा जुबान पे रहते ही हैं ना। जी हाँ। तो आपको हर वक्त पे एक गाना याद आ जाता है हाँ, गाने तो जीवन के हर मोड़ में। जी हाँ। फिर वो आपको मोटिवेशन देता है। हाँ मैम। वेरी नाइस। सो आप फिलॉसफी को पढ़ते हैं और उसके बारे में इतना आप सोचते भी हैं। जो दृष्टिबाधिता है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मैडम देखिए, दृष्टिबाधिता के विषय में यदि मैं कहूँ तो व्यक्ति आंखों से जो होता है, जो जैसे नहीं दिखता, उसको हम बोलते हैं दृष्टिबाधित है। लेकिन जो सामान्य है वो भी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दृष्टिबाधित है। वो इसलिए क्योंकि माना कि हम दृष्टिबाधित आंखों से हैं, लेकिन हमारे पास दृष्टि तो है जी। नैनों में रोशनी नहीं है, लेकिन दृष्टि तो है। तो दृष्टिबाधित कहाँ से हुए हम? जी, क्योंकि दृष्टि तो है हमारे पास ना, विजन तो है जी। रोशनी तो दृष्टि, जी हाँ, रोशनी नहीं है आंखों में। तो ये जो है दृष्टिबाधित एक, यदि हम कहें तो एक चुनौती के रूप में हमको इसको लेना चाहिए, है ना। इससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब मैं भी पढ़ता था, जब कॉलेज भी कर रहा था, तो क्योंकि 12वीं तक तो हमने जैसे हॉस्टल में रह के पढ़ा, मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद जब कॉलेज कर रहा था तो मैं, पिताजी का ट्रांसफर चूंकि बैतूल हो गया था, तो फिर मैं घर पर रहकर ही, जैसे घर से ही अप डाउन करता था कॉलेज के लिए। तो जो हमारे पिताजी के जो दोस्त लोग थे, रिश्तेदार लोग थे, तो वो कहते थे कि यार ये तो अंधा है, तो इसको इतना क्या पढ़ाना, कहीं इसको भेज दो किसी संस्था में, तो ये जो है अपना गाना गाएगा, संगीत। तो मुझे ना मैम थोड़ा सा संगीत से एक, यानी जो मैंने सुना, हालांकि ठीक है मैं इससे, पर लोग बात कहते थे कि इसको ढोलक ले दो, हारमोनियम ले दो, तो ये कुछ करेगा, जैसे गाना गाएगा, इस टाइप का। तो मुझे ना थोड़ा एक तो चिढ़ भी होती थी लोगों से। जी, चिढ़ भी होती थी ऐसा कि यार दृष्टि दिव्यांग है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि केवल हम गाने तक ही सीमित रहें। जी। तो सब लोग के बहुत सारे ओपिनियन मुझे मिले, बहुत सारी राय मिली लोगों की कि नहीं आप ऐसा करो, आप ये करो, आप वो करो। लेकिन मुझे थोड़ी अंदर से एक चिढ़ भी होती थी, और मेरा एक मन में था कि मैं भले बीए म्यूजिक से कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस फील्ड में नहीं जाऊंगा। ये भी मेरे अंदर एक था, और हो सकता है शायद इसीलिए मैं उतना प्रयास भी नहीं कर पाया, ये भी मैं कह सकता हूँ। लेकिन जो सच्चाई है उसे मुझे स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं है। जी। तो हालांकि ऐसा भी नहीं है कि मैंने एकदम ना भी किया हो, यानी प्रयास छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं है। प्रयास तो करते भी थे, लेकिन उतना जो यानी बोलते हैं ना कि जो 100% जो देना है वो शायद मैं नहीं दे पाया। क्योंकि मन में एक होता है ना कि एक चिढ़ है, या लोग बाग केवल आपको दिव्यांग है तो आपको संगीत का पर्याय बना दिया, है ना, या संगीत है तो दिव्यांग है, इस टाइप से, जैसे है ना कि बस दिव्यांग है तो संगीत में ही। तो ये चीज मैं थोड़ा सा मुझे खिन्नता होती थी समाज से। तो फिर उसके बाद मैं पढ़ता गया, और कॉलेज में भी मैं सामान्य बच्चों के बीच में हमेशा टॉप रहा हूँ कॉलेज में। और जैसा मैंने आपको बताया कि स्नातकोत्तर में मैंने टॉप किया था कॉलेज में। तो जब फिर मैं पीएचडी करने लगा, तब भी लोग यही बोले कि अरे पीएचडी में तो आपको 3-4 लाख रुपए खर्चा लग जाएगा, और जबरदस्ती आप इसमें, और इसकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, और ये तो गाता बजाता भी नहीं है, तो कमा के कहाँ से देगा। तो वो चीज़ मुझे मेरे मन को बहुत इन्हें पीड़ा देती थी। और फिर तभी मैंने एक निर्णय किया कि मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मैं चूंकि स्नातकोत्तर मैंने हिंदी से किया, तो मेरा ये था कि मैं हिंदी से रिलेटेड किसी फील्ड में जाऊँगा, पर म्यूजिक में कभी नहीं जाऊँगा, ये मैंने सोच लिया था। तो हिंदी से रिलेटेड फिर मैंने पता किया, तो उसमें मुझे ट्रांसलेटर की पोस्ट मिली, जैसे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, राजभाषा अधिकारी, और व्याख्याता, और प्रोफेसर। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में थी, और अधिकतर मैंने ये सोचा था कि या तो मैं राजभाषा अधिकारी बनूंगा या तो प्रोफेसर बनूंगा। तो इसीलिए फिर मैं मेहनत किया, पढ़ाई किया, और बीच बीच में नेट के भी एग्ज़ाम दिए, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। और फाइनली वो जब जॉब लगी उसके बाद अभी हुआ,
तो नेट भी हो गया मेरा, लेकिन अब तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो यही सब रहा मैम। इसीलिए जैसे मैंने कहा ना कि दृष्टि दिव्यांगता जो है वो एक चुनौती है आपके लिए, और उस चुनौती को आप कैसे लेते हैं ये आपको, यदि आप सोच लेंगे कि समस्या है तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं, मुझे ये करना है, दृष्टि दिव्यांग, यानी आप अपने मन से न माने कि आपके पास रोशनी नहीं है जी। आप कोशिश कीजिए करने की। जैसे मैं एक चीज मानता हूँ कि हम सामान्य लोगों की पूरी बराबरी तो नहीं कर सकते हैं, 100% तो हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, ये मैं मानता हूँ, और ये सभी को मानना भी चाहिए जो दृष्टि दिव्यांग है। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, दुस्साहस तो कर सकते हैं कि हम उनकी बराबरी करें, और मैं वही करता हूँ। चाहे चेस हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, मैं इसी तरह से करता हूँ, और उसमें मुझे बेहतर परिणाम भी प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि मैं सोच लूँ कि नहीं यार, मैं इनकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्यों मेहनत करूँ, वैसे भी मुझे पीछे रहना है, तो मैं क्यों मेहनत करूँ। तो ये चीज हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में होना चाहिए कि ठीक है, हम बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको चुनौती तो दे सकते हैं। जो सामान्य लोग हैं उनको भी हम चुनौती दे सकते हैं। और इसी का परिणाम जैसे मेरे साथ रहा कि जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने कॉलेज में टॉप किया, और शतरंज की यदि मैं बात करूं तो शतरंज में भी मैं सामान्य लोगों के साथ खेल करके मैंने राज्य स्तर तक खेला है, सामान्य लोगों के साथ भी। तो ये है। और जो दृष्टि दिव्यांग की यदि बात करें तो वहां पर मैंने नेशनल लेवल तक खेला। तो क्या है कि हम प्रयास तो करें, 100% रिजल्ट ना भी मिले, 10% मिले, 20% मिले, 50% मिले, कुछ तो मिलेगा, 80% मिलेगा। बस आपके प्रयासों में कमी नहीं रहनी चाहिए, मेरा ये मानना है मैम। और हमें इसे चुनौती के रूप में लें, बस यही मैं कहूंगा। शिव कुमार जी, ये जो आपने दृष्टिबाधिता के लिए कहा कि दृष्टिवानों की भी दृष्टि नहीं होती है, दृष्टि होते हुए भी दृष्टि नहीं है, तो ये आप किस सेंस में कहना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो हम खो जाते हैं और ये नेत्र होने के बावजूद भी हम दृष्टिवान नहीं बन पाते हैं? मैडम देखिए, इसको हम ऐसे लें, जैसे अब हम समाज में जाते हैं और समाज जो है ना, जब हमें स्वीकार नहीं करता है, जैसे बोलता है ना कि जैसे मैंने आपको कहा था कि इसके लिए क्या आप निवेश कर रहे हो, क्या जैसे इसको आप क्यों पढ़ा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका दृष्टि कमजोर नजर आती है ना, उनका विजन, क्योंकि वो केवल यही सोचते हैं कि हाँ इसको दिखता नहीं तो इसके पास कुछ नहीं है ना। तो ऐसे ही न केवल वो दृष्टि दिव्यांग के लिए, लेकिन किसी के लिए भी ये सोच कहीं ना कहीं समाज में व्याप्त है। ये नहीं कहूंगा कि 100% लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि हाँ दृष्टि दिव्यांग है तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। जैसे जो कमजोर होता है उस पे वो लोग जैसे थोड़ा वो सोचते हैं, यानी उसको हम ये कह सकते हैं कि उसके प्रति वो कुछ, उसका फ्यूचर अच्छा नहीं देख सकते, उसका भविष्य अच्छा नहीं देख सकते हैं, या रहता ना कि एक हम क्यों इस पर निवेश करें, या क्यों, है ना, इस टाइप से जी। तो इस सेंस में मैं कहना चाहता हूँ। जैसे अभी मान लीजिए मैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को ये लगता है, वो लोग यानी जगह पे हमको परीक्षा देनी पड़ती है सामान्य लोगों के बीच में जी, परीक्षा देनी पड़ती है। जैसे अभी कल की ही घटना है, मैं जब किसी रिलेशन में गया हुआ था तो वहां पे कुछ लोग गांव के लोग भी थे, है ना। तो वो लोग, नहीं बैंक में तो कैसे करेगा, ये झूठ बोल रहा होगा। तो फिर कुछ का तो ये भी कहना था कि अरे ये अच्छा एक काम करता होगा कि जैसे कई लोग बैठ जाते हैं और उनका सीधा सा ये था कि ये कहीं भीख भीख मांगता होगा और बता रहे हैं बैंक में बाहर हैं, ऐसा उनका सीधा सीधा कहना था ना। तो उनको समझाना पड़ता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपके पास दृष्टि है, लेकिन क्या है, जैसे आपकी सोच क्या है, तो सोच से आपकी दृष्टि का पता चलता है ना मैम जी। तो ये चीजें, कुछ चीजें ऐसी, दृष्टिकोण नहीं है। जी हाँ, दृष्टिकोण नहीं होना, जी हाँ, देखने की नजरिया नहीं है, हाँ, समझ नहीं। फिर उनको, जी हाँ, कल उनको बहुत समझाया मैंने, तब जाके फिर वो बोले कि अच्छा ये ऐसा बोलता है क्या, ये ऐसा है। तो बोले फिर उनको वो बोलते कैश कैसे गिनते हैं। अब चूंकि हालांकि ठीक है उनको भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी यदि कोई बताता है तो उसको थोड़ा सा समझे, कुछ कोशिश करे समझने की, है ना। वो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति भी थे, ऐसा भी नहीं कि भाई यानी अनपढ़ हो, कुछ हो, है ना। स्नातक उन्होंने भी किया हुआ था, लेकिन वही है कि सोच का नजरिया नहीं है उनके पास ना, वो चीज है ना जी। बहुत सुंदर। आप बैंक ऑफ बड़ौदा में राज्य भाषा पर अधिकारी हैं, प्रबंधक भी हैं, तो इसमें क्या काम रहता है आपका? जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं बैंक ऑफ बड़ौदा ज्वाइन किया था तो मैं राजभाषा अधिकारी था, और अब इसी वर्ष जैसे मेरा प्रमोशन हुआ तो मैं प्रबंधक बन गया हूँ, प्रबंधक राजभाषा जी। और इसमें हम जनरली हमें हिंदी को प्रमोट करना होता है कार्यालयों में, है ना। भारत सरकार ने हमारी राजभाषा बनाई हुई है कि
भारतीय राजकाज जो है वो किस भाषा में होगा। तो उसके लिए हिंदी भाषा का प्रावधान किया गया है और उसी को हमको प्रमोट करना है हमारे जो कार्यालय हैं उनमें। तो उसमें ये होता है कि जैसे हमारी जो बैंक की प्रचार सामग्री है उसको हम हिंदी में और जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं जैसे गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, तो इनमें हम जो प्रचार सामग्री है उसको तैयार करें। फिर किसी को यदि मान लीजिए किसी कस्टमर की शिकायत आती है तो उसको हम उसकी भाषा में जवाब दें, है ना। तो कुल मिला के ये कहें कि 80% काम ट्रांसलेशन का होता है और उसके बाद बहुत सारी रिपोर्टिंग्स वगैरह होती हैं। और रिपोर्टिंग के अलावा मैगजीन निकालना होता है हमें हर 3 महीने में, और कुछ जो फॉर्म्स होते हैं तो उनकी ड्राफ्टिंग करना, और बैंक की जो स्कीम्स होती हैं उसका या कोई ओकेशन है तो उसके लिए हम लोग को स्पीच वगैरह बैंक की तरफ से जो ये ऐसे इस तरीके के दस्तावेज तैयार करने होते हैं। तो ये सब रहता है हमें। जी, राज्य भाषा प्रमोशन कर रहे हैं आप हिंदी को, लेकिन जब साउथ के पास जाते हैं तो साउथ में हिंदी इतना लोग नहीं समझते हैं और साउथ की लैंग्वेजेस से हिंदी इतना मिलता जुलता भी नहीं है, तो फिर वहाँ पे कैसे आप प्रमोट करते हैं? जी मैम, जैसा मैंने कहा ना कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, तो साउथ की जो भाषाएं हैं जैसे तेलुगु है, तमिल है ना, कन्नड़ है। तो जैसा मैंने कहा कि अब मान लीजिए मैं तमिलनाडु में रहता हूँ, है ना, मैं तमिल का निवासी हूँ। अब मुझे तमिल आती है, मुझे हिंदी नहीं आती ना। अब चूंकि और मुझे बैंक में कोई काम है, मैं गया बैंक में और मैंने कहा सर मुझे पासबुक पे एंट्री करानी है ना। तो अब मैं अपनी तमिल भाषा में कहूंगा, अब तमिल भाषा में कहूंगा, और जो हमारा जो अधिकारी है जो बैंक का, उसको तमिल नहीं आती है ना। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो स्टाफ हैं उनको हम तमिल का प्रशिक्षण देते हैं। तो हमारा बैंक जो है ये बैंक ने 6 महीने का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया हुआ है अन्य भारतीय भाषाओं का, है ना। तो उसमें तमिल है, तेलुगु है, तो ऐसी 13 भाषाएं हैं जिसमें कि हमारा बैंक प्रशिक्षण देता है हमारे स्टाफ को, है ना। तो वो जो है, अब जैसे मान लीजिए कोई तमिल भाई आया हमारे पास, है ना, तो हमारा जो स्टाफ है वो भी उससे तमिल में उसकी भाषा को समझ लेगा और उसको, तो हम क्या है मैम प्रशिक्षण देते हैं। जैसे तमिलनाडु हमारे क्या होता है कि जो राजभाषा अधिकारी जो होते हैं वो रीजन यानी एक रीजन में एक राजभाषा अधिकारी होता है। और जैसे तमिलनाडु में हमारे लगभग 3-4 रीजन हैं, जैसे मदुरई, कोयम्बटूर, चेन्नई। तो वहाँ के जो राजभाषा अधिकारी हैं वो उनको तमिल भी सीखनी होती है। पहले तो हम खुद यानी स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं जहाँ पे हमारी पोस्टिंग होती है। तो हम जैसे मान लीजिए तमिलनाडु में तो तमिल हम सीखेंगे और उसके बाद हमारे जो स्टाफ हैं उन लोगों को भी हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। तो एक तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको हम तमिल में कन्वर्ट करवाते हैं वहाँ के लोकल लोगों की मदद लेकर के, और हम भी उसमें जैसे अपना करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो डॉक्यूमेंट है, जो फॉर्म्स वगैरह हैं, इनको उनकी भाषाओं में उपलब्ध कराते हैं ताकि हमारा कस्टमर जो है वो आसानी से समझ सके। अब जैसे हम गूगल को लेते हैं तो गूगल जो है वो विदेशी कंपनी है, लेकिन उसने भी भारतीयों की मदद लेकर के, अभी आप देखेंगे गूगल कितना हिंदी में अपने प्रचार प्रसार करता है। गूगल पे आप जाएंगे तो हिंदी में काफी सारी चीजें आपको मिलेगी। तो इस तरीके से चूंकि हम बैंक में हैं तो हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम लोगों को उसकी अपनी भाषा में हम व्यवसाय करने का अवसर दें। और हमारा टैगलाइन भी है कि अपनी भाषाओं को बनाएं कारोबार की भाषा। तो इस पर भी हम जैसे काम करते हैं ना। और बैंक ऑफ बड़ौदा इसीलिए जो है आज देश विदेश में भी अपनी ब्रांच खोला हुआ है और देश विदेश में भी अपना कारोबार कर रहा है। जी। शिव कुमार जी, जो राज्य भाषा प्रबंधक होते हैं या फिर कोई भी लैंग्वेजेस में या मैनेजरल पोजीशन में रहते हैं, जी, उन सभी को देते हैं या फिर किसको देते हैं आप ट्रेनिंग? मैडम देखिए, हम ट्रेनिंग जो है चूंकि देखिए सबसे पहले तो जब हम इसका एक प्रोसेस होता है, जैसे राजभाषा अधिकारी है ना, तो हम लोगों को हमारे एचओ में जो हमारा हेड ऑफिस है वहाँ पे हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर भी है गांधीनगर में। तो वहाँ पर हम लोगों को ट्रेनिंग मिलती है। फिर हमारा जो हेड ऑफिस है वो भी हमको ट्रेनिंग देता है। फिर उसके बाद जब हम लोग अपने अपने जहाँ पे हमारी पोस्टिंग होती है, जैसे मैंने कहा ना कि हम यदि मान लीजिए मैं तमिलनाडु में हूँ या गुजरात में मेरी पोस्टिंग होती है, तो वहाँ पे मुझे वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, है ना। वहाँ पे लैंग्वेज सीख करके फिर हम लोग, जो हमारे बैंक ने जो एक टूल किट तैयार किया हुआ है, पूरा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया हुआ है, तो उसको हम फिर जो हमारे जो अन्य सहकर्मी जो राजभाषा में नहीं है, जो दूसरे फील्ड में, जैसे कोई लोन देखता है, कोई ऑपरेशनल पार्ट जो है वो देखता है, कोई रिकवरी करता है, तो उन लोगों को हम लोग ये प्रशिक्षण देते हैं।
जैसे जो जनरल बैंकिंग में है या जो मार्केटिंग ऑफिसर हैं, उन लोगों को हम लोग ये प्रशिक्षण देते हैं, ताकि जैसे मार्केटिंग वाला है तो वो अब कैसे समझाएगा, क्योंकि बैंक में क्या होता है ना मैम कि आपको आप ही के शहर में या आप ही के स्टेट में काम नहीं करना है, आपका ट्रांसफर होते रहता है, तो आप कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है ऑल ओवर इंडिया में। तो आपको अब जैसे कोई हिंदी भाषी कोई भाई है हमारा जो राजस्थान का है या मध्य प्रदेश का है, अब उसकी पोस्टिंग महाराष्ट्र में हो गई, अब उसको मराठी नहीं आती है तो उसको सीखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए जो है हम उसको, जैसे मैंने कहा कि हमारे बैंक में 6 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, तो वो उसको हम देते हैं, प्रशिक्षण करवाते हैं उसको। बैंकिंग के साथ में 2 घंटे का, हर दिन 2 घंटे की क्लास होती है, तो वो हम उसको देते हैं। और फिर जो है वो अपने फील्ड में जाके जैसे काम करता है और कस्टमर को उनकी अपनी भाषा में उनको समझाता है, बैंक के प्रोडक्ट की जानकारी देता है, और इस तरीके से हमारा काम होता है। और बैंक का व्यवसाय में भी वृद्धि होती, लोग बाग हमसे जुड़ते भी हैं, तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो शिव कुमार जी, कल के दिन अगर आपको भी साउथ में ऐसी जगह पे जाना पड़े जहाँ पे आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं है तो जाएंगे? हाँ जी हाँ, मैं बिल्कुल जाऊंगा। मैं पहले मैम गुजरात में भी था, और गुजरात में जो मेरी ज्वाइनिंग हुई थी वो गुजरात में ही हुई थी। मैं वलसाड़ जिले में, वलसाड़ रीजन में था बैंक के, जो कि सूरत के पास पड़ता है। वहां पर मैं 1 साल अपने जॉब करके आया हूँ, वहां पे भी 1 साल मेरी पोस्टिंग थी वहां पे। और बैंक मुझे जहां भेजेगा मैं जाने के लिए तैयार हूँ जी। तो वलसाड़ आप जब गए हैं, भाषा अलग है, प्रांत अलग है, और आप किसी को साथ लेके जाते थे या अकेले ही चले गए थे? मैम शुरू में तो चूंकि अब पहली जॉब थी, तो घर से मेरे बड़े भाई और एक कजन भाई साथ में गए हुए थे मेरे। तो बड़े भाई तो हमें छोड़ करके आ गए थे, 2-3 दिन हमारे साथ होके हमको पूरा सेटल कर दिया, रूम वगैरह। उसके बाद वो आ गए थे, फिर कजन भाई और मैं था। तो अब चूंकि थोड़ी तो प्रॉब्लम होती है नई जगह पे, तो फिर वहां पे धीरे धीरे लोगों से बातचीत हुई। तो हिंदी और इंग्लिश तो आपका एक माध्यम रहता ही है, लेकिन हिंदी 90% लोग हिंदी जानते हैं, है ना। तो हिंदी में कम्युनिकेशन होता था उनसे। पर जब आप कहीं मार्केट में जाते हैं तो कई लोग ऐसे भी है ना जिनको हिंदी नहीं भी आती है, तो गुजराती हमको सीखनी पड़ी थी वहां पे। और गुजराती हमने थोड़ी बहुत सीखी, समझ लेते थे हम, बोल नहीं पाते थे लेकिन समझ लेते थे। तो फिर थोड़ा सा धीरे धीरे करके जब आप रहते हैं ना कहीं पे, तो आप 3-4 महीने वहां गुजार लेंगे तो आपको वो लैंग्वेज समझ में आने लगेगी, और आप वहां के लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाएंगे, है ना। यानी आपकी जो जरूरत की चीजें वो आप पूरी कर पाएंगे। नहीं मैम, पूरी तरह से मैं बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन हाँ यदि कोई बोलता है तो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करता हूँ, समझ लेता हूँ ऐसा। बहुत सुंदर। पूरी तरह नहीं, लेकिन फिर भी समझ लेते, काम चलाने लायक ऐसा। जी, वेरी नाइस। सो काफी समय से मेरे मन में एक प्रश्न है शिव कुमार जी, जैसे आपने कहा कि वर्तमान समय में जीना है हमको। जी जी। और आप एक चेस प्लेयर हैं जी। चेस में हमेशा सामने वाले व्यक्ति की आगे की कदम को देख करके फिर हमको आगे कदम सोचना पड़ता है। जी हाँ। और आप अभी एक कदम डाल रहे हैं तो उसके बाद 10 कदम में क्या, किस डायरेक्शन से कुछ होने वाला है उसको भी आपको सोचना पड़ता है। हाँ, तो वर्तमान में जीने का मतलब क्या है जब हमको फ्यूचर सोचे बगैर हम वर्तमान नहीं जी सकते? नहीं जी मैम, देखिए क्या होता है ना, यदि हमारा वर्तमान बेहतर होगा तो ही हमारा फ्यूचर बेहतर होगा जी, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अब मैं अभी आपसे बात करते करते मेरा ध्यान कहीं और जाए, है ना, कि मैं सोचूं कि यार मेरे को आज शाम को ये करना है, शाम को मेरे को वो करना है ना। ये सारी चीजें जैसे मैं सोचूं तो मैं ना आपसे बात कर पाऊंगा ठीक से, ना आपको जवाब दे पाऊंगा, ना मैं शाम के काम को अच्छे से कर पाऊंगा। तो मेरा ये है कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं पहले हम पूरी तरह से उस कार्य को निपटा लें, और उसके बाद, और जैसे फ्यूचर की बात है, जैसे हम सोचें कि हमको ये, तो हम क्या करें ना, एक अपना टाइम टेबल बना लें कि आज मुझे ये काम करने हैं, है ना। तो हम जैसे हमने लिख के रखा है सारी चीजें, तो पहली चीज तो आप लिखने की आदत डालें, है ना। और जैसे मान लीजिए कि मैं एक ये सोचूं कि मुझे सोमवार के दिन ऑफिस जाके ये काम करना है, मैंने सब कुछ लिख लिया है ना, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये करना है, मैं उसको लिख लूंगा। लेकिन मैं उसके लिए मैं संडे भी यही चीज सोचूं, आज शाम को भी मैं वही चीज सोचूं कि मुझे वहां जाके रिपोर्ट सबमिट करनी है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, तो दिमाग में यदि वो चलता रहेगा कोई मतलब नहीं, मैं किसी चीज को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो मेरा ये है कि आपको जो कार्य करना है आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें कि आज आपको दिन में क्या काम करना है, आपको इस महीने में क्या काम करना है, आपको इस साल में क्या काम करना है, आपको अगले 2 साल में क्या काम करना है। वो आप जैसे एक सबका एक विजन होता है ना मैम, तो हम अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें कि पहले हमें क्या करना, फिर उसके बाद क्या करना, इस टाइप से। और
उसको हम लिख लें, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तो चीज़ें आप स्किप कर जाएंगे। तो आप जो है, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं आप उसको लिख लीजिए, और लिख करके फिर आप जब अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेंगे तो फिर आप जैसे अभी मैं वर्तमान में जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, इसके बाद में मुझे अभी एक सर से मिलने जाना है 11:30 बजे। तो यह है कि अब मैं जैसे सुबह से ही आपको बोल देता कि नहीं मैडम हम तो अभी बिजी है, ये है वो है, जैसे सारी चीज़ें, लेकिन मैंने समय निश्चित कर लिया है कि मुझे इतने बजे करना है, इतने बजे करना है, वो मैंने पूरा लिख लिया है, तो इसमें मुझे दिक्कत नहीं होगी, है ना। एक के बाद मैं सारे कार्य करता चलूंगा। और ऐसे ही जैसे मैंने 2 साल की मान लीजिए कुछ प्रायोरिटी सेट की कि जैसे मान लीजिए मुझे इस साल में इस एग्जाम को क्रैक करना है, अगले साल में मुझे प्रमोशन में बैठना है, तो अभी मैं प्रमोशन के बारे में अभी से क्यों सोचूं? अभी से मुझे किसके बारे में सोचना है कि जैसे मुझे डिजिटल बैंकिंग का एक एग्जाम अभी क्लियर करना है, तो मैं उस पर फोकस करूँ ना। मैं अभी से प्रमोशन पे क्यों फोकस करूँ? अभी केवल मेरा फोकस किस पे होना चाहिए? डिजिटल लेंडिंग वाला जो मेरा कोर्स है मैं उस पर फोकस करूँ, उसके एग्जाम के लिए तैयारी करूँ, है ना। तो ये चीज है, इस तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में हम लोग ये करें। जी जी जी, मतलब फ्यूचर की ओवर एम्बिशियस न बने, लेकिन हमें एक अंदाजा रहे कि हमें आगे चलकर क्या करना है, क्या बनना है। जी हाँ, जी हाँ। तो शिव कुमार जी, आप भी जीवन में आगे बढ़ते हुए क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप? देखिए मैम, अब चूंकि मैं जैसे मैंने कहा था आपको कि मैं राजभाषा अधिकारी के विषय में सोचता था या प्रोफेसर बनूं, तो अब चूंकि मैं राजभाषा अधिकारी बन गया हूं, तो अब इसी में मैं आगे तक जाना चाहता हूं बैंक में, और ये भी चाहता हूं कि मैं अपने बैंक में राजभाषा को हेड करूं। ये मेरी एक सोच है, और हालांकि इसके लिए मुझे बहुत समय लगेगा, और मेरा एक टारगेट भी है कि मुझे बैंक में हर 3-4 साल में प्रमोशन मिलता रहे। न्यूनतम 3 साल, अधिकतम 5 साल, इस बीच में मेरा प्रमोशन होना चाहिए, मेरे एक प्रायोरिटी है, और मैं इसको लेके चल भी रहा हूँ। और अभी तक मेरे साथ ऐसा हुआ भी है कि मेरा 5 साल के अंदर में मेरा प्रमोशन हो भी गया है। और जो चीजें मैंने अब तक सोची हैं तो वो भी मेरे साथ हुई। जैसे बैंक के जो इंटरनल एग्जाम थे, जैसे JIB है, CIB है, और भी जो कुछ छोटे छोटे कोर्स हमारे बैंक के इंटरनल हैं, तो वो सारी चीजें भी मैंने की हैं। तो मैंने उसके लिए सोच रखा था कि हाँ, मुझे JIB CIB को बहुत जल्दी क्लियर करना है, जैसे 2 साल में मेरे को क्लियर करना है। तो 2 साल का तो हम लोग को समय होता है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं उसे नहीं क्लियर कर पाया, और सेकंड अटेम्प्ट में फिर मैंने कर लिया। और ऐसे ही CIB का भी मैंने इस साल का टारगेट रखा था, जो कि मैंने अचीव कर लिया है। जुलाई में ही मैंने CIB का एग्जाम भी क्रैक कर लिया। तो इसी तरह से जैसे एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन था, तो इसको भी मुझे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना था, तो इसको मैंने जैसे 2020 में ये भी मेरा कंप्लीट हो गया ना। तो मैं क्या है, छोटी छोटी प्रायोरिटी तय करता हूँ कि मुझे इस साल में कौन सा एग्जाम क्रैक करना है, इस साल में क्या करना है, और उसी हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो यही है कि यदि ईश्वर ने चाहा और आप सबका आशीर्वाद रहा तो और मेरी मेहनत से निश्चित तौर पर अगले 20-25 साल में ये भी अवसर आएगा, ऐसी उम्मीद है। मैं ये नहीं कहा, जी हाँ, लेकिन मन में है कि हमें यहाँ तक तो जाना है कम से कम, कि हम अपने बैंक में डिपार्टमेंट को हेड करें ऑल ओवर इंडिया में जैसे, और अभी केवल रीजन को हेड करते हैं जी। तो ये चीज है जी। शिव कुमार जी, आप चेस प्लेयर है, शतरंज खेलते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, और उसमें भी दृष्टिवान और दृष्टिबाधित दोनों साथियों के साथ आप खेलते हैं। तो आपको क्या डिफरेंस महसूस होता है जब आप ये 2 अलग प्रकार के लोगों के साथ जब खेलते हैं? मैडम देखिए, डिफरेंस तो ज्यादा कुछ नहीं। चेस एक ऐसा खेल है जिसको कि आप दोनों के साथ खेल सकते, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है जी, है ना। बट देखिए, थोड़ा सा असिस्टेंस हमें रखता है, जैसे जो कॉमन छोटी सी बात है ना, जैसे कि क्या होता है, नॉर्मल जब साथी खेलते हैं, नॉर्मल लोग, है ना, तो उनके साथ टच एंड मूव का रूल होता है जी, है ना। जैसे आपने क्रिकेट देखा होगा, तो क्रिकेट में क्या होता है कि वो लोग कॉर्क की बॉल से खेलते हैं और ऊपर खेलते हैं, और जो दृष्टि दिव्यांग है वो कैसे खेलते हैं, नीचे से रोल करके खेलते हैं, है ना, क्रिकेट। तो इसी प्रकार से चेस जो है, तो चेस में क्या होता है ना कि चेस के पीछे सेम है, बोर्ड सेम है ना, लेकिन अब चूंकि जो सामान्य है, साइटेड लोग हैं, उनका जो चेस बोर्ड है वो एकदम जैसे प्लेन होता है ना, और उसमें केवल जैसे वो पेंटिंग से जैसे ब्लैक और व्हाइट के वो सेल्स बने हुए होते हैं। पर क्या होता है, जब ब्लाइंड उसको छुएगा तो वो पीसेस गिरने के चांस रहते हैं उसके। तो इसलिए ब्लाइंड लोगों के लिए एक स्पेशल बोर्ड बनाया जाता है, और उसमें क्या होता है कि वो उसमें छिद्र होते हैं, होल होता है, और
जो पीसेस होती हैं उसमें कील होती हैं, ताकि वो कील उस छिद्र में फिक्स हो जाए तो वो छूने पे गिरे ना। ओके। तो बस इतना सा अंतर होता है बोर्ड में, बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी। रुक वही रहेगा आपका, नाइट वही रहेगा, बिशप वही रहेगा, है ना। तो जैसे हाथी घोड़ा जो है, ये सारी चीजें है ना, किंग क्वीन, ये आपका सेम रहेंगी, बनावट इनकी सेम है। बस इतना है कि इनमें ये जो पीसेस है इनमें नीचे कील रहेंगे। तो अब होता क्या है कि दृष्टिवान साथी आपके साथ खेलते हैं वो भी आपकी बोर्ड में ही खेलते हैं? हाँ मैडम, हाँ, हमारे बोर्ड में वो लोग खेल लेते हैं। तो यही मैं आपको बता रहा था कि जैसे एक तो बोर्ड में अंतर हो गया, दूसरा क्या होता है कि कुछ थोड़े से नियम में अंतर होता है, थोड़ा सा जी। वो नियम में ये अंतर होता है कि जैसे मान लीजिए जो साइटेड साथी जब खेलते हैं तो उनमें टच एंड मूव का रूल होता है कि जैसे उन्होंने किसी पीस को टच कर दिया तो उसी पीस को उनको मूव करना है, उसी को चलना है उनको जी। लेकिन दृष्टि दिव्यांगों के साथ में ये चीज नहीं होती, क्योंकि वो तो छू के देखेगा, है ना। तो टच एंड मूव का रूल से हम लोगों को, यानी हमारे लिए वो रूल हमारे ऊपर लागू नहीं होता दृष्टि दिव्यांगों पे, है ना। तो क्या है कि हम लोग छू के, लेकिन हाँ यदि हमने पीस को उठा लिया है जी, यदि दृष्टि दिव्यांग पीस को उठा लेता है तो वो उसको उसी पीस को चलना है ना। ये एक है, जैसे उन लोगों के टच एंड मूव है और हमारे इसमें पीस को उठाना नहीं है ना। तो ये इतना सा अंतर है, बाकी सारी चीजें आपकी सेम है और वो लोग हमारे बोर्ड पर आसानी से खेल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये जो प्रोफेशनल प्लेयर जो होते हैं, जिनका प्रोफेशन होता है, उनको ये सारी चीजें, ये सारे रूल्स उनको पता होते हैं और फिर भी हम अपने गेम शुरू होने से पहले उनको ये चीज बता देते हैं। और ये चूंकि फीडे का भी रूल है, यानी फीडे ने ही इस रूल को बनाया हुआ है। फीडे एक इंटरनेशनल संस्था है, जैसे आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसी प्रकार से फीडे भी एक संस्था, इंटरनेशनल संस्था है। अच्छा जी। तो आप इसमें इंटरनेशनल तो उसी ने चाहेंगे? हाँ मैडम, मैं इंटरनेशनल भी खेलना चाहूंगा। 2023 में नेशनल चेस चैंपियनशिप होनी है, जो कि दृष्टि दिव्यांगों की होगी। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड इसे कंडक्ट कराता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना बेस्ट इसमें दूं और यहाँ से जो 4 प्लेयर सेलेक्ट होते हैं वही इंटरनेशनल के लिए जाते हैं। तो कोशिश मेरी भी होगी, लेकिन इसके लिए भी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होगी मुझे, क्योंकि कई अच्छे प्लेयर हैं और हमारी जो ब्लाइंड चेस टीम जो है वो अभी अगस्त में, जुलाई अगस्त में जो है इंटरनेशनल खेलकर आई भी हैं। तो सपना मेरा भी है, लेकिन कब खेल पाता हूँ ये अभी मुझे नहीं पता है कि ये सपना मेरा कब पूरा होगा। जी बहुत अच्छा। शिव कुमार जी, आप पीएचडी भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, चेस भी खेल रहे हैं और थोड़ा सा दृष्टिबाधित होने के कारण कई चीजों में आपको समय भी ज्यादा लगता है करने में, समझने में या पहुंचने में। कैसे मैनेज करते हैं इतनी सारी चीजें आप? जी देखिए मैम, दिन में तो ऑफिस वर्क होता है, दिन ये सारी चीजें भूल जाते हैं, चेस पीएचडी ये सारी चीजें भूल जाते हैं दिन में 7 बजे तक, ठीक है। उसके बाद जब आते हैं तो कुछ अपने काम होते हैं वो सारे निपटा करके रात को 9:30 बजे से 11 बजे तक मेरा पढ़ने का समय होता है। तो उसमें मैं कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ, मेरा कोर्स का हो, पीएचडी का हो, या फिर कुछ किताबें मुझे पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं उसको पढ़ता हूँ 9:30 से 11 बजे नाइट में। और जहाँ तक चेस का सवाल है तो चेस मैं छुट्टियों के दिन में खेलता हूँ, जैसे सैटरडे संडे या फिर कभी छुट्टी है तो इस तरह से। और ऑनलाइन भी चेस कभी इसी तरह से खेलते हैं मैम, है ना, छुट्टी के दिन में। सो आप इस तरीके से समय को मैनेज करते हैं? जी जी। तो फैमिली वालों को ये कंप्लेंट नहीं रहती कि आप हमेशा अपनी काम पे बिजी रहते हैं, फैमिली के लिए टाइम नहीं देते हैं? नहीं मैम, ऐसा है कि जब ऑफिस से आते हैं तो उसके बाद मेरे पास 2 से ढाई घंटे का समय होता है। तो उस बीच में फैमिली, फ्रेंड्स, सभी लोगों से बातचीत हो जाती है। प्रतिदिन शाम को आके माताजी को फोन कर लेते हैं, बातचीत हो जाती है माता पिता से, भाई से, सिस्टर से, सभी से। तो डेली सबको अपडेट मिल ही जाता है हमें भी कि सब लोग ठीक ठाक हैं, वो भी अच्छे हैं, और इस तरीके से। और ये शाम को 8 से 8:30 के बीच में खाना वाना हो जाता है। उसके बाद भी फिर अपने पास समय होता है जब हम वॉकिंग करते हैं, तो उस समय में सबसे बातचीत हो जाती है, दोस्तों से भी। तो किसी की कोई ऐसी शिकायत नहीं रही है अब तक तो। जी। सो बहुत प्लान्ड तरीके से आप चलते हैं, तो सब चीजें मैनेज कर पाते हैं? जी 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 हाँ। बहुत अच्छा। सो आप लिखते भी हैं? नहीं मैडम, मैं ऐसे लिखता तो बहुत कम हूँ, और जो भी लिखा है दर्द लिखा है, गुस्सा लिखा है ना। तो
लेकिन वो क्या इसके है, ऊपर गद्य बहुत है, पद्य गुस्सा है, ये आता है मुझे आपको। नहीं पता। लेकिन हाँ, मैंने कुछ कुछ जो जो है मैम, जो समाज से जो मुझे मिलता, तो वो चीज, अब जैसे मैंने आपसे एक घटना कल की शेयर करी थी, तो उसको मैं किस पे उसका गुस्सा निकालूं, किस पे, क्योंकि अब थोड़ा लगता है ना कि यार ये कैसे इस तरीके से बोलते हैं, है ना। तो उसको जी। जो है मैं आके लिख लिया, है ना, अपने लैपटॉप में मैं उसको लिख लेता हूँ कि हाँ, ये है। तो अब उस पे कि मैं इसको क्या बोल बोल सकता था, क्या कैसे इसको समझाना था, ये सारी चीजें। तो जब उस चीज को अपन पढ़ते हैं तो वो चीजें अपने को आती कि नहीं, हाँ इनको इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इस तरीके से अपन को जवाब देना है, ये सारी चीजें। तो ऐसा मैं लिखता हूँ, बाकी ऐसा कोई नहीं, इन्हें गुस्सा उतारने के लिए लिखता हूँ, बस ये कह सकता हूँ। दर्द किस चीज का होता है आपको? दर्द, ये बताया ना मैम कि इस तरीके से कुछ बातें ऐसी होती हैं, है ना। तो दर्द से उत्पन्न जी, गुस्से को शांत करने के लिए आप कविताएं लिखते हैं। अच्छी बात है। हाँ मैडम जी, हाँ, वो कविता भी हो सकती है, गद्य भी हो सकता है ना, कुछ भी ऐसा कहानी के रूप में हो सकता है वो, है ना। जरूरी नहीं कि वो हमेशा कविता ही हो, है ना। कहानी भी होती है, जैसे कल का जो मैंने पूरा उसको घटनावार जैसे ऐसा कि कहानी टाइप का, है ना, वो लिख लिया। फिर उसमें से वही कि इसको हम कैसे उनको समझा सकते थे, या क्या सोच से उन्होंने कहा। आप ब्रेल में ही पढ़ते हैं, लिखते हैं? हाँ मैडम, ब्रेल में ही पढ़ता हूँ। इसके लिए मेरे पास चूंकि मैं जैसे लैपटॉप में भी है ना, तो क्या होता है कि एक डिवाइस है मेरे पास, ऑर्बिट रीडर। तो उसके माध्यम से जैसे मुझे पढ़ना होता है, तो जैसे मान लीजिए नेट पर मुझे कोई बुक मिली, है ना, या प्ले बुक से मैं कोई बुक पढूं, तो मैं अपने डिवाइस से ऑर्बिट रीडर को जैसे कनेक्ट कर लेता हूँ फोन से या लैपटॉप से, और फिर उसको मैं पढ़ता हूँ। और कभी कभी मैं ऑडियो का भी सहारा लेता हूँ। तो ब्रेल और ऑडियो दोनों माध्यम से पढ़ता हूँ मैं। जी। तो लिखना भी आप ब्रेल में ही लिखते हैं? हाँ मैडम, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सो कोई ऐसी कविता? दोनों में लिखता हूँ, यानी ब्रेल में भी और लैपटॉप पर भी लिखता हूँ, है ना। ये नहीं कि यानी बंधन नहीं है कि ब्रेल में ही लिखना है। ओके। सो शिव कुमार भाई, कार्यक्रम के जी अंत में हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जी। जैसे मन की आंखों से ये कार्यक्रम है, और जीवन में आपको कब महसूस हुआ कि ये जीवन वाकई में मन की आंखों से देखने वाली चीज है? इसके लिए मैं, ये तो मुझे कॉलेज के दिनों में ही मुझे ऐसा लगता था कि हमें मन की आंखों से ही देखना है। क्योंकि कॉलेज में जब हम पढ़ते थे ना, तो क्या होता है, जब आप नए नए दोस्त बनाते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, है ना, और फिर कुछ लोग आपको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग अच्छे, जब आप अच्छी संगति में होंगे ना, तो आपको ये इन सब चीज़ों का अनुभव होने लगता है कि हाँ, आपका ये विजन हो सकता है, आप उसको सोचने लगते हो, है ना। तो ये चीज़ें आपको आपके वातावरण से आपको मिलती हैं, और तब से ही मुझे ऐसा लगने लगा था कि हमें, भले हमारे पास दृष्टि नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हम मन की दृष्टि से, हमारी सोच से देख सकते हैं अपने जीवन को, और आगे तक जा सकते हैं। जी। बहुत अच्छी बात है। सो अंत में जाते जाते ऐसा कोई मैसेज या ऐसी कोई बात आप सभी श्रोताओं को कहना चाहेंगे? जी मैडम, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमें यदि कुछ करना है, तो एक चीज़, जैसे कभी कोई अकेले होते हैं, कुछ है, हम परेशान हैं, हताश है, निराश है, परेशान है, तो उसके लिए मैं एक चीज़ जो कि मैं करता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना मित्र स्वयं बने, स्वयं से बातें करें, और साथ ही किताबों को अपना मित्र बनाएं, और अपने लिए वक्त जरूर निकालें, ताकि आप अपने आप से भी बातें कर सकें, और कुछ समय किताबों को दीजिए। साथ ही साथ एक चीज़ और कहूँगा कि जैसे मैंने बीच में भी कहा था कि हम यदि किसी की बराबरी नहीं भी कर पा रहे हैं, हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और मैं बस ये कहूँगा कि आप यदि दौड़ सकते हैं तो दौड़ें, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलने की कोशिश कीजिए, चलिए, और यदि आप चल भी नहीं सकते हैं तो रेंगने की कोशिश कीजिए, पर एक जगह पर स्थिर मत रहिए, क्योंकि स्थिर रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन यदि आप रेंग कर भी चलोगे तो कहीं तो पहुंचोगे। तो बस मैं यही कहूंगा कि आप स्थिर ना रहें, हमेशा गतिमान रहें, अपने आप को गतिमान रखें, यही मेरा कहना है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी। आज आप रेडियो मधुबन के धन्यवाद मैम। श्रोताओं के लिए इतना समय निकाला, और बहुत सारी बातें ऐसी है जो हर किसी को सोचना है उन विषयों के ऊपर कि हम कैसे जीवन जी रहे हैं, कैसे हम सोच रहे हैं, उससे सामने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और हम अपने व्यक्तित्व को कैसे बनाएं।
सो थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहें और आपकी जो भी आशाएं हैं वो पूर्ण हो जाएं, हम यही आशा करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और एक बार फिर से आप सभी को दीपोत्सव और छठ पूजा की अनंत अनंत शुभकामनाएं। और रेडियो मधुबन को मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। और धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम मन की आंखों से। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए साथी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4 FM।